हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज आपके जो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास के अंदर, आपके 11th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था पाचन एवं अवशोषण, तो उसके बारे में हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तरफ हमने देखी थी आहार नाल और दूसरी तरफ पाचक ग्रंथियां। जो आहार नाल के भाग थे वो कौन कौन से थे, तो आपके आहार नाल के भाग थे सबसे पहले मुख गुहा वाला पार्ट, उसके बाद ग्रसनी, फिर ग्रास नली, नली जैसी संरचना, फिर आपके थी छोटी आंत और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत। ये आपके थे आहार नाल के भाग। और उसके बाद ही हमने देखा था कि हमारे शरीर में तीन है वो पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। वो है मुख गुहा में है लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो सबसे पहले हमने पार्ट स्टार्ट किया था आपे मुख गुहा। और मुख गुहा में हमने देखा था कि क्या क्या भाग पाए जाते हैं। तो मैंने बताया मुख गुहा में तीन संरचनाएं पाई जाती है, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। तीन संरचनाएं पाई जाती है हमारे मुख गुहा के अंदर। उसके अंदर हमने दांत के बारे में स्टडी बताया था मैंने आपको कि मनुष्य के अंदर है वो दांत है वो उनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। और 20 होते हैं दूध के दांत, 12 होते हैं स्थायी दांत। चार प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, तो ये सब हमने संरचनाएं देख ली थी। अब मैं बताती हूँ आपकी कि दांत की संरचना आपको देखने पर किस प्रकार दिखाई देती है। तो देखिए ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है दांत की वो किस प्रकार की होगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपकी जो 11th क्लास का आपके चैप्टर चल रहा था पाचन एवं अवशोषण, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बनता होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। यानी वह नली जहाँ से भोजन गुजरता है उसको हम क्या बोलेंगे, आहार नाल, जिसमें पाचन और अवशोषण की क्रिया होती है। और दूसरी थी ग्रंथियां जो कुछ एंजाइमों को डाल रही थी उस आहार नाल के अंदर, उनको हमने क्या बोला था, पाचक ग्रंथियां। वो कौन कौन सी थी, मुख गुहा में थी आपके लार ग्रंथि, फिर थी यकृत जो आमाशय के पास थी, और तीसरी थी पाचक ग्रंथि अग्नाशय जो सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पाचन तंत्र है दो भागों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। और हमने उन भागों को अलग अलग देखा था। अब मैं डायग्राम से उनको शो कर रही हूँ कि पाचन तंत्र किस प्रकार दिखाई देता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये पाचन तंत्र दिखाई दे रहा है। पाचन तंत्र के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो भाग होते हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। अब आहार नाल में सबसे पहले भाग कौन कौन से थे हमारे, देखिए पहला भाग मैंने बताया था मुख गुहा, दूसरा भाग था आपके ग्रास नली या ग्रसनी का नहीं बताया गया, ग्रास नली।
तो स्टूडेंट्स हमने ये सब भाग देखे थे हमारी आहार नाल के अंदर कि कौन कौन से भाग होते हैं। अब आपको मानव के शरीर में ये भाग कहाँ कहाँ पर दिखाई देंगे, तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले मुख गुहा, ये माउथ केविटी, ये क्या है, मुख गुहा। मुंह वाले भाग से किसकी शुरुआत होती है, हमारे आहार नाल की शुरुआत होती है। तो यहां से मुंह वाले भाग से भोजन अंदर जाएगा। अब मुख गुहा के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताए थे, लार ग्रंथियां बताई थी। तो ये देखिए लार ग्रंथियां, आगे हम विस्तार से इनको और देखने वाले हैं कि जो लार ग्रंथि होती है वो 3 जोड़ी होती है, संख्या में 6 होती है टोटल, जो मानव शरीर के मुख गुहा में पाई जाती है। एक देखिए आपको ये लार ग्रंथियां, इनको येलो कलर में शो किया गया है। एक आपको दिखाई दे रही है कान के पास, एक होती है जीभ के नीचे और एक पाई जाती है जबड़े के पास। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है मानव शरीर में जो मुख गुहा में पाई जाती है। उसके अलावा मुख गुहा में दांत होते हैं, जीभ होते हैं, इनको आपके शो नहीं किया हुआ है, अभी आपके सिर्फ मुख गुहा वाला पार्ट बताया गया है। दूसरा भाग होता है ग्रास नली, ये जो आपको नली जैसी संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, ग्रास नली या इसोफेगस। इसकी लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इस भाग के अंदर ना तो भोजन का पाचन होता है और ना ही भोजन का अवशोषण होता है। तो फिर ये संरचना क्या काम करती है, ये भोजन को मुंह से इस आमाशय तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता प्रदान करती है और इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा भाग था आपके ग्रास नली, है इसको ग्रशिका भी बोला जाता है। तीसरा भाग है आपके आमाशय। देखिए आपको यहाँ पर ये जो इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, बिल्कुल 2 संरचनाएं यहाँ पर, एक लाल कलर की और एक आपके गुलाबी कलर की, पिंक कलर की। तो जो आपको लाल कलर की त्रिभुजाकार संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, वो है यकृत। मैंने आपको 3 पाचक ग्रंथियां बताई थी कि नहीं बताई थी, सबसे पहली बताई थी लार ग्रंथि, दूसरी बताई थी यकृत और तीसरी हमने देखी थी अग्नाशय। तो पहली लार ग्रंथि जोड़ी पाचक ग्रंथि कहां पर थी, मुंह में थी, लार ग्रंथि होगी। दूसरी पाचक ग्रंथि है यकृत, वो यहां पर पाई जाती है। देखिए ये आपको बिल्कुल रेड कलर में जो संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना क्या है, लीवर या यकृत है ये। ठीक है, और लीवर के पास में जो आपको हल्के गुलाबी रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, आमाशय। एक थैले के समान जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, देखिए ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, ये है आमाशय। ये वाला भाग है जो आमाशय, और आमाशय के पास में क्या उपस्थित है, यकृत। उसके बाद भाग आता है आपके छोटी आंत। आमाशय का जो आहार नाल का अगला भाग है वो है छोटी आंत। तो छोटी आंत कहाँ है, देखिए जो आपको बीच में ये पिंक कलर की दिखाई दे रही है ये क्या है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और छोटी आंत के चारों ओर ये आपको जो येलो कलर में बड़ी रस्सी के समान संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, ये है बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई तो 6 मीटर होती है, इसलिए इसको बीच में फोल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको लंबाई में रखोगे तो ये शरीर में नहीं आएगी, बाहर भी निकल सकती है। तो छोटी आंत को बिल्कुल फोल्ड करके अंदर बीच में रखा हुआ है और उसके चारों ओर बड़ी आंत लपेटी हुई है। आपको पता होगा छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। फिर भी इसको छोटी आंत और इसको बड़ी आंत क्यों बोला गया है, क्योंकि जो छोटी आंत होती है इसकी मोटाई कम होती है, जबकि देखिए बड़ी आंत की मोटाई ज़्यादा होती है, तो इनका नाम है वो मोटाई के आधार पर दिया गया है। बीच वाली है छोटी आंत और बाहर वाली है बड़ी आंत। ठीक है, और उसके ये आपके आहार नाल के भाग हो गए। तो ध्यान रखना आहार नाल में कौन कौन से भाग थे, सबसे पहले मुख गुहा, ये मुंह वाला पार्ट, फिर ग्रास नली, ये नली जैसी संरचना, फिर आया आमाशय, ये थैले जैसी संरचना, आमाशय के बाद छोटी आंत और छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत। ठीक है, और तीनों पाचक ग्रंथियां, सबसे पहली पाचक ग्रंथि लार ग्रंथि जो हमारे मुंह में पाई जाती है, दूसरी है यकृत जो यहाँ आमाशय के पास ये त्रिभुजाकार संरचना है रेड कलर में, और तीसरी है अग्नाशय। देखिए अग्नाशय होता है इस आमाशय के बिल्कुल पीछे, यहाँ पर ये आपको नाम दिखाई दे रहा है अग्नाशय। ये जो अग्नाशय वाली संरचना है ना वो आमाशय के पीछे पाई जाती है। किस प्रकार की दिखाई देती है, देखिए ये अग्नाशय इस प्रकार का दिखाई देता है,
लेकिन इसके आगे है वो आमाशय आ जाता है, इसलिए अग्नाशय दिखाई नहीं देता है, जो मानव शरीर की मुख्य पाचक ग्रंथि है, तो वो आपको स्पष्ट उस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो देखिए ये अग्नाशय है जो इस आमाशय के पीछे आ जाता है, बड़ी आंत के पीछे आ जाता है, इसलिए अग्नाशय यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। तो ये मानव शरीर के पाचन तंत्र का डायग्राम है, पाचन तंत्र के पूरे भाग है, इन भागों को ही हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं, हमने दांतों के बारे में कल पढ़ लिया था, दांत का थोड़ा मैं डायग्राम शो करूंगी और उसके बाद हम जीभ और आहार नाल के अन्य भागों को पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम कल दांतों के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि जो दांत का मुख्य भाग होता है वो एक पदार्थ का बना होता है जिसका नाम होता है डेंटिन। अब हम देखते हैं दांत की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने दांत की संरचना बताई गई। मैंने आपको कल बताया था कि जो दांत का मुख्य भाग होता है वो किसका बना होता है, डेंटिन का। तो देखिए ये जो भाग है ये क्या है, डेंटिन। ये आपको बीच में ये जो आपको सीमेंट के कलर में संरचना दिखाई दे रही है वो पदार्थ क्या कहलाता है, डेंटिन कहलाता है, और यही दांत का मुख्य भाग होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो दांत का ऊपरी स्तर होता है यानी जो सफेद भाग होता है वो क्या कहलाता है, इनेमल। जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो देखिए ये जो सफेद भाग है दांतों का ये क्या कहलाएगा, इनेमल। ठीक है, और उसके बाद जो दांत है ना उसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एक तो दांत का ऊपर का शिखर, उसके बाद दांत की ग्रीवा और सबसे नीचे दांतों की जड़। तो देखिए ये भाग, ये वाला जो इतना भाग है दांतों का ऊपर से लेकर यहां तक, ये भाग क्या कहलाता है, दांत की ग्रीवा। ग्रीवा नहीं, ये दांत का शीर्ष कहलाता है। तो देखिए जो दांत का ऊपर वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक जो भाग है, ये दांत का जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला यहां तक का भाग क्या कहलाएगा, दांत का शीर्ष कहलाएगा, क्राउन या शीर्ष। उसके बाद जो दांत का बीच वाला थोड़ा सा भाग है इसको बोलेंगे ग्रीवा। और सबसे ये जो नीचे का इतना भाग है ये क्या कहलाएगा, दांत की जड़, रूट। आया समझ में आपको? तो ध्यान रखना ये जड़ है, ये ग्रीवा है और ये क्या है, शीर्ष है। अब देखिए मैंने आपको दो भाग हमने देख लिए। दांतों का जो ऊपरी स्तर मैंने बताया था, जो दांतों का सफेद भाग होता है वो क्या कहलाता है, इनेमल। तो ये सबसे ऊपरी भाग है वो क्या कहलाएगा, इनेमल। दांत का मध्य भाग जो पूरा भाग बना होता है दांत का, वो एक कठोर पदार्थ का बना होता है, उसको क्या बोलेंगे, डेंटिन। तो देखिए ये जो आपको सीमेंट के कलर की लेयर दिखाई दे रही है वही पदार्थ क्या है, डेंटिन है। ठीक है, अब देखिए दांत के तीन भाग हो गए, सबसे ऊपर वाला शीर्ष, फिर उसके बाद ग्रीवा और नीचे क्या है, दांतों की जड़। और दांत का जो सबसे ऊपरी सफेद भाग है वो क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। मैंने आपको बताया था इनेमल होता है वो जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है।
और जो दांत का मुख्य भाग बना होता है वो किसका बना होता है? डेंटिन नाम के पदार्थ का बना होता है। और देखिए दांत के इस बीच वाले भाग में, जिसको रूट कैनाल बोलते हैं यानी जड़ की नाल बोलते हैं, इनके अंदर क्या आ रही है? रक्तवाहिनी आ रही है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। यानी ये जो आपको लाल पीले कलर में दिखाई दे रही है, इस ये क्या आ रही है? रक्तवाहिनी आ रही है, यानी रक्तवाहिनी और तंत्रिकाएं। रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं आ रही है जो दांतों को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद जो ये बीज नीचे पाई जाती है हड्डी जबड़े के अंदर होती है, मैक्सिला और मैंडिबल नाम की हड्डी होती है जो सबसे नीचे का भाग है। उसके बाद ये देखिए जो बीच वाला भाग है ना आपके डेंटाइन, वो डेंटाइन है ना, वो दांतों में व्यवस्थित करने के लिए एक बिल्कुल ऐसी परत पाई जाती है जिससे दांत का भाग है वो जबड़े में फिट रहता है। तो उसको जोड़ने के लिए जो पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? सीमेंट। हम मकान बनाते हैं तो ईंट को पत्थर को जोड़ने के लिए सीमेंट लगाते हैं, सेम वही प्रोसेस है। जबड़े के अंदर दांत बिल्कुल फिट रहे इसके लिए क्या लगा होता है? सीमेंट। तो देखिए सीमेंट होता है साइड के अंदर, ये इस प्रकार सीमेंट लगा होता है साइड में, और बीच में क्या है? इसके डेंटिन है। ठीक है, और ये जो जड़ की कैनाल होती है जहाँ से रक्तवाहिनियां वो आ रही है, कुछ उत्तक पाए जाते हैं साइड के अंदर। ठीक है, तो ये आपके दांत की संरचना है। हमने देखा था कि जो मनुष्य के दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अब देखिए ये आपको एक जबड़े का सेट बताया गया। जो हमने ऊपर के दांत देखे थे ना 21, 23, जो आगे के 2 दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, उनको कृंतक बोलेंगे। तो ये आगे के 2 दांत, इनको बोलेंगे इंसिशियर या इनको बोला जाता है कृंतक। उसके पीछे ये एक दांत जो नुकीला होता है इसको बोलेंगे कैनाइन या रदनक। फिर ये 2 दांत है वो अग्र चवर्णक, प्रीमोलर या अग्र चवर्णक। ठीक है, और सबसे लास्ट के दांत क्या कहलाते हैं? चवर्णक। तो हमने जो पिछली क्लास में देखा था फॉर्मूला दांतों का 21-23/21-23, तो ये 21-23 का फॉर्मूला, आगे के 2 दांत चपटे देखिए कृंतक, फिर एक नुकीला दांत वो है रदनक, फिर अग्र चवर्णक और चवर्णक। ये आपको एक जबड़े का ऊपरी सेट बताया गया। ऐसे ही 4 सेट है, एक नीचे, एक इधर ऊपर और एक इधर नीचे। तो इस प्रकार हमारे दांतों की व्यवस्था होती है। जो कल मैंने आपको पॉइंटों में समझाया था वो आज पूरा डायग्राम के अंदर शो किया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहला पार्ट स्टार्ट किया था आहार नाल का मुख्य गुहा, और मुख्य गुहा में हमने क्या पढ़े थे? दांत पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं जीभ और लार ग्रंथियों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभी जीभ। जीभ कहाँ पर पाई जाती है? मुख्य गुहा में पाई जाती है। और जीभ का काम क्या होता है? एक तो भोजन को लार के साथ मिश्रित करना, भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करना, और बोलने में सहायता प्रदान करना। उसके अलावा जो हमारी जीभ होती है ना, इसके ऊपर कुछ बारीक दानेदार संरचना होती है, उनको बोला जाता है स्वाद कलिकाएं, और उनके द्वारा भोजन के स्वाद का पता चलता है। तो देखिए ये जो आपकी जीभ है इसमें मुख्य रूप से कई स्थानों पर दानेदार संरचनाएं पाई जाती है। ये है जीभ का अग्रभाग, और इस भाग पर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाएगी ना वो मीठे स्वाद का अनुभव करवाती है। अग्रभाग पर मीठे स्वाद का अनुभव। उसी प्रकार कुछ स्वाद कलिकाएं होती है जो बिल्कुल जीभ के पश्च भाग पर पाई जाती है। यहां पर होगी पश्च भाग पर।
जो पश्च भाग पर होती है वो कड़वे स्वाद का अनुभव करवाती है। अगर आप कोई कड़वी चीज खाते हो तो आप बोलते हो कि निगलते टाइम पता चल रहा है। निगलते टाइम पता क्यों चलेगा? क्योंकि उसका स्वाद कलिका है वो पश्च भाग पर ही पाई जाती है, यानी कड़वे स्वाद का अनुभव। और कुछ स्वाद गलिकाएं होती है जो साइड में पाई जाती है, जीभ के बगल में पाई जाती है, किनारों पर पाई जाती है। और ये जो किनारों पर साइड में पाई जाती है इनके द्वारा खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। खट्टे स्वाद का अनुभव। और जो जीभ का बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है, इन पर जो स्वाद गलिकाएं पाई जाती है वो नमकीन का एहसास करती है, या मिर्ची से जो जलन होती है वो किसके द्वारा होती है? जीभ के मध्य भाग से। तो देखिए जीभ के हर भागों पर अलग अलग स्वाद गलिकाएं पाई जाती है जो स्वाद का अनुभव करवाती है। अग्र भाग पर पाई जाती है मीठे स्वाद का अनुभव करवाने वाली, पश्च भाग पर पाई जाती है कड़वे स्वाद का अनुभव करवाने वाली, साइड में पाई जाती है खट्टे स्वाद का अनुभव करवाने वाली, और बिल्कुल बीच में पाई जाती है नमकीन स्वाद का अनुभव करवाने वाली। और मिर्ची के कारण जो जलन होती है वो जलन भी क्या होती है? इस मध्य भाग के द्वारा ही होती है। तो ये होती है जीभ और स्वाद कलिका का स्थान। तो इसको नोट कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक देखा मुख गुहा में दांतों को पढ़ लिया, जीभ को पढ़ लिया, जो लार ग्रंथियां उन लार ग्रंथियों को देखते हैं हम अभी। तो देखिए जो लार ग्रंथियां होती है वो मुख गुहा में पाई जाती है, और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी टोटल संख्या होती है उनकी 6 होती है। और जोड़ी में कितनी होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है मुख गुहा में उपस्थित। तो देखिए जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है उनका क्या क्या नाम है? पेरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगवल। जो पेरोटिड लार ग्रंथि होती है वो हमारे कान के पास पाई जाती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। दूसरी होती है सब मैंडिबुलर, या इसे सब मैग्जिलरी भी बोलते हैं, ये हमारे जबड़े के पास पाई जाती है। और जो तीसरी लार ग्रंथि है सब लिंगवल, जो हमारे जीभ के नीचे पाई जाती है। तीनों ही दो दो संख्या में होती है लेकिन जोड़ी में पाई जाती है। दोनों कानों के पास पेरोटिड, जबड़े के पास सब मैग्जिलर या सब मैंडिबुलर, और जीभ के नीचे सब लिंगवल। तो ये लार ग्रंथियां है जो लार का निर्माण करती है। लार ग्रंथियों के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? लार का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं लार ग्रंथियों को, डायग्राम में बताती हूं मैं आपको। तो अब हम देखते हैं कि लार ग्रंथियों को
तो देखिए मानव शरीर के अंदर 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां पाई जाती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो हमारे कानों के पास पाई जाती है। देखिए एक ये आपके एक साइड से दृश्य दिखाया गया है, उसी प्रकार उस तरफ भी ये उसी प्रकार एक एक संख्या में होगी। तो इधर की साइड कान के पास ये कौन सी लार ग्रंथि है? पैरोटिड। फिर दूसरी मैंने आपको बताया जबड़े के पास पाई जाती है, उसे क्या बोलेंगे? सब मैंडिबुलर ग्रंथि। सब मैंडिबुलर। और तीसरी होती है जीभ के नीचे, उसको बोलेंगे सबलिंगुअल। तीनों लार ग्रंथियां नाम से भी आपको बताया गया है कि मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, संख्या में 6 होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड होती है, वो सबसे बड़ी होती है। फिर सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल जो जीभ के नीचे पाई जाती है। तो इस प्रकार मुंह में दर्शाएगी आपके लार ग्रंथियां। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो भाग होता है मुख्य गुहा के बाद। उससे पहले हम देखेंगे कि जो लार ग्रंथियां होती है वो आपको पता है लार का निर्माण करती है, और लार के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, उनको देखेंगे हम। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि लार ग्रंथियों के द्वारा क्या कार्य किया जाता है। तो जो लार ग्रंथियां होती है वो क्या करेगी? लार का निर्माण करेगी। और जो लार होती है उसके अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में मुख्य रूप से 2 एंजाइम होंगे। पहला एंजाइम होगा टाइलिन, जिसे एमाइलेज भी बोला जाता है, और दूसरा एंजाइम होगा लाइसोजाइम। अब ये एंजाइम क्या क्या काम करते हैं? तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, और लार ग्रंथियों के द्वारा लार का निर्माण किया जाता है। लार में कितने एंजाइम पाए जाएंगे? 2 प्रकार के एंजाइम होता है। पहला एंजाइम होता है टाइलिन, जिसे एमाइलेज भी बोला जाता है, और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। अब ये एंजाइम क्या क्या कार्य करते हैं? तो देखिए, सबसे पहला है जो टाइलिन एंजाइम। ये एंजाइम क्या काम करता है कि अगर हम भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी अगर हम स्टार्च नाम की शर्करा खा रहे हैं, तो ये टाइलिन एंजाइम क्या करेगा? उस स्टार्च का पाचन करेगा और उसे किस में बदल देता है? माल्टोज के अंदर बदल देता है। तो देखिए टाइलिन एंजाइम का काम क्या है? भोजन में उपस्थित 30% स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में बदलना। तो टाइलिन एंजाइम क्या काम करेगा? अगर आप भोजन में स्टार्च खा रहे हो, मान लो आपने आलू खा लिया, तो आलू के अंदर कौन सी शर्करा होती है? स्टार्च नामक शर्करा होती है। तो ये टाइलिन एंजाइम उस 30% स्टार्च का ही पाचन करेगा। आपको पता होगा
कि मुख्य रूप से पाचन की क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। तो 30% का पाचन ही मुख गुआ होगा, बाकी पाचन कहाँ पर होगा, छोटी आंत में। तो स्टार्च के 30% का पाचन मुंह में कौन सा एंजाइम करता है, टाइलिन एंजाइम करता है, और ये स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में। वैसे नॉर्मली जो लार की पीएच होती है 7.4 होती है, लेकिन जब टाइलिन एंजाइम काम करता है तो लार की पीएच कितनी हो जाती है, 6.8। यानी ये एंजाइम हल्के अम्लीय माध्यम में काम करना चाहता है, सारी माध्यम में काम नहीं करना चाहता। दूसरा जो एंजाइम है वो है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है, इसकी एंटीबायोटिक प्रवृत्ति होती है। यानी अगर कोई सूक्ष्म जीव, हानिकारक जीव, विषैले पदार्थ हमारे भोजन के अंदर आ गए तो लाइसोजाइम क्या करेगा, उनको नष्ट करने का काम करेगा। भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। तो लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति होती है वो एंटीबायोटिक प्रवृत्ति होती है। तो ये दो हमने पढ़े, लार ग्रंथियां और लार में पाए जाने वाले एंजाइमों को पढ़ा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक की थी स्टूडेंट्स आपकी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो आहार नाल के आपके अन्य भाग है, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। थैंक यू सो मच।